नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पिछले हफ्ते मैं आपसे इसी शो के जरिए बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था की स्थिति और वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में उस पर असर डालेगी। कुछ ऐसे मसले होते हैं जो वाकई जनता के दिमाग और उसके जहनियत पर असर डालते हैं, जैसे कानून व्यवस्था। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। अब देखिए, कांग्रेस की स्थिति बड़ी अजीब से इस वक्त नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को एक भूमिका भी लेनी है। वो मैं बार बार कहता हूं, आज भी इस देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है और रहेगी। साथ में कांग्रेस की यह भी जिम्मेदारी है कि अगर एक बड़ा विपक्ष तैयार होना है राहुल गांधी के साथ रखकर और बाकी बड़े ऑपोजिशन के चेहरों को रखकर, तो यह भी जिम्मेदारी बहुत हद तक कांग्रेस की है। आज के शो में हम बात करते हैं कांग्रेस की, लेकिन जाने से पहले एक 10 सेकंड का मेरा कमेंट है। और मैं यहां पर अपनी ऑडियंस और पैनल के साथ यही बात कर रहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में हाल में आपने खबरों में देखा कि बच्चे जो है वो भूख से मर गए। और कुछ भी हम कह रहे हैं या कर रहे हैं तो हमें जबान, जरिया, अंग्रेजी में जिसे डिस्कोर्स कहते हैं, इस सबको ध्यान रखने की जरूरत है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिन ठीक है, बड़ा मनोरंजन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुद्दे छूट जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मुद्दों पर बना रहूं। ये हम आप सबकी जिम्मेदारी होती है। इसमें अकेले पॉलिटिकल क्लास इन्वॉल्व नहीं होता कि हम अपनी तरफ देखें कि आप जिस देश की राजधानी में रह रहे हैं वहां की तस्वीर क्या है। मैं सबसे पहले अपने पॉइंट्स रखूंगा और बहुत गंभीर बहस है ये कांग्रेस को लेकर। पहला मेरा पॉइंट यह है कि क्या 2019 में पीएम उम्मीदवार पर आम सहमति के बाद कांग्रेस की अब मजबूरी है, यानी कि एक यूनिफॉर्म एक्सेप्टेंस आज तक राहुल गांधी के लिए नहीं बन पाई है। दूसरा मेरा पॉइंट है, अभी तक विपक्ष भी कोई चेहरा क्यों नहीं ढूंढ पाया है। अगर राहुल गांधी नहीं है, और यकीन मानिए जुलाई के महीने का यह अंत हो रहा है, इसके बाद 2-3 महीने के बाद देश जो है वो चुनाव के मूड में आ जाएगा। विपक्ष भी तो कुछ नहीं बता पा रहा है। ये दूसरा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी मैं जो बात रख रहा हूं कि राहुल गांधी के पीछे हटने के बावजूद विपक्ष की बड़ी एकजुटता नहीं नजर आ रही है। सबके अपने अपने मुद्दे, तो ऐसा नहीं है कि एक बड़ा और यूनिफॉर्म विपक्ष नजर आ रहा है, भले ही राहुल गांधी एक कदम पीछे खींच ले विपक्ष को आगे करने के लिए। चौथा पॉइंट मेरा क्या है, क्षेत्रीय दलों के अपने टकराव हैं और क्या वो एकजुट होकर लड़ पाएंगे। हम सुनते आ रहे हैं कि भाई एसपी बीएसपी का कमिटमेंट है, लेकिन मैं अभी एक हफ्ते से ज्यादा लखनऊ में बिता कर आ रहा हूं, किसी को कोई तस्वीर की वहां जानकारी नहीं है कि ग्राउंड पर क्या होगा, जमीन पर क्या होगा। मत भूलिए कि 70 से ज्यादा लोकसभा की सीटें और 325 असेंबली की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में। आखिरी पॉइंट, क्या जो कुछ कांग्रेस कर रही है वो उसकी कुर्बानी है या फिलहाल की सबसे बड़ी मजबूरी है। क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर सही है, वो तो हमेशा ये कहेगी और इस बात को आगे रखेगी कि उनकी लीडरशिप जो है वो राहुल गांधी है। तो अगर वो 2 कदम पीछे आने को एक पार्टी के तौर पर, मैंने फिर आपको शुरुआत में कहा, आज भी मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। प्राथमिक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की है और उसके साथ बाकी लोग जुड़ते हैं। अगर आपको एक बड़ा कोई कोएलिशन या गठबंधन बनाना है मौजूदा नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ। बहुत खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी के बारे में मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, दशकों से वो हिंदुस्तान की राजनीति को देख रहे हैं, देश के वरिष्ठ संपादक हैं। प्रोफेसर चिंतामणि साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पवन खेड़ा हैं और बड़ी बारीकी से अपनी बात रखते हैं। कांग्रेस की राजनीतियों का पवन ने भी बहुत अरसे से देखा। और लखनऊ से जूही सिंह हमारे साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने कहा कि विपक्ष में चेहरे बहुत हैं, क्या ये सब चेहरे, अगर मान लीजिए राहुल गांधी एक कदम पीछे आने को तैयार, तो या क्या ये सारे चेहरे मिलकर किसी और को आगे करने को तैयार है? देश के सामने आज की स्थिति में कोई विकल्प
बताया नहीं जा रहा है। आलोक मेहता, मेरा पहला पॉइंट है कि आपसे भी लोग मिलते हैं, मुझसे भी मिलते हैं, तो ये कहते हैं साहब मोदी नहीं तो कौन, यही सवाल पूछा जाता है ना। अभी ये कौन का कोई जवाब नहीं निकल पा रहा है। देखिए अभियान क्या ये जी, निकल पाएगा? मतलब मैं सीधा ये कहना तो मुश्किल है कि तुरंत निकल पाएगा, क्योंकि पहले कोई ऐसा इलेक्शन शायद पहले नहीं था। देखिए सोनिया गांधी को भी चाहे प्रधानमंत्री नहीं बना रहे, लेकिन लोग पार्टी में मानते थे कि नहीं, हमारी पार्टी को हमें यदि जिताना है, सोनिया गांधी के लिए जिताना है। उस बने अरे तो मैंने इस बात को कहा और लिखा है कि बाद में 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन लोग उनको मानते थे। चुनाव सोनिया गांधी ने लड़ा, वो आज भी मैं मानता हूं कि मतलब जिनको मुझे याद है प्रमोद जैसे नेता, नरेंद्र मोदी जैसे नेता कहते थे, उनको डिस्काउंट करके चलते थे, और वो तीसरे फेज में उन्होंने कांग्रेस को चुनाव में लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसा कन्विक्शन अभी कांग्रेस के किसी नेता के अंदर मुझे नहीं नजर आ रहा है। यही सबसे बड़ा मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाते ये दिखना चाहिए था कि नहीं, हमें प्रधान बेटी के पार्टी ने अभी प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन साथ साथ बीच में फिर दूसरा मैसेज आता है कि नहीं, हम तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे। आफ्टर ऑल यदि कांग्रेस, जैसा आप भी मानते हैं, कांग्रेस की जड़ें गांव गांव तक थी, बीजेपी के मित्र भी मानेंगे गांव गांव में थी, उनके लोग सपोर्टर भी हैं, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हमारा नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। चाहे आप उसकी इंदिरा गांधी चाहे हारी, उसके बाद भी 80 में कौन सोच सकता था कि दोबारा ये कुर्बानी है, मजबूरी है, फिर आपके हिसाब से क्या है? मजबूरी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अभी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, अपरिपक्वता है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व का एक जो अंदर शक्ति होना चाहिए। लोग, देखिए मोदी जी के समय में हम चर्चा करते थे, लोग एक बहादुर नेतृत्व चाहते हैं। आपको याद है, आपको कहा जाता है कोई घोड़े पर बैठ कर नहीं आएगा, तब भी हम आपके डिस्कशन में कहते थे नहीं, घोड़े पर ही बैठ के आता है। लोग अपने सपने में भी देखते हैं कि घोड़े पर चाहे दूल्हा आए या राजकुमार आए, वो हमारे समाज की या दुनिया के समाज की, मतलब ट्रम्प यदि किसी बल पर आए, कांग्रेस को घोड़ा नहीं मिल रहा है, घोड़ा नहीं मिल रहा है। राजकुमार का संकट है कि अभी भी ये नहीं है कि राजकुमार कहे कि आके वो उठाकर ले जाएगा, वोट को उठाकर ले जाएगा। ये कभी कमी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं वो कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। ठीक है। चिंतामणि जी, जी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है या आप कह रहे हैं इत्मीनान से रहो, अभी ये तो विकल्प ढूंढ नहीं पाए? देखिए, बहुत गंभीर बहस है और आप जैसा विद्वान यहाँ जब कंडक्ट कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपनी शक्ति को पहचान नहीं रही है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी, बोल रहे हैं? बिल्कुल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। 17.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को, जी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। 10.5 करोड़ वोट पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिलता है। पिछली बार कांग्रेस के पास 28.55% मत था, पिछले, अब इस बार, इससे पहले मतलब 15वीं में 28.5, अब हमारे इनके पास जो है वो 18% मत रह गया। लेकिन फिर भी दूसरी जो पार्टियां, उनके पास 3%, 2%, 1.5% वोट है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि जो 1.5%, 2% वोट वाली पार्टियां हैं, वो अभी आंख दिखाती है कांग्रेस को। बिहार में तेजस्वी जैसा, जो अभी राजनीति में अभी तो उनका स्टैंड भी नहीं बन पाया, वो कांग्रेस को आंख दिखाते और कहते हैं कि अगर आपने अपनी स्थिति नहीं समझी तो पहले जैसी स्थिति भी नहीं रह जाएगी। वही दूसरी जितनी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, वो कांग्रेस को आंख दिखाने का काम कर रही है। और कांग्रेस का नेतृत्व मन में हार चुका है। वो कहता है कि हम तो 150 सीट पर कंटेस्ट करेंगे, अगर आवश्यक हुआ तो हम किसी और को प्रधानमंत्री प्रस्तुत करने को तैयार हैं। तो कांग्रेस ने चूंकि मन में हार मान ली है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसकी स्वीकार्यता और एक जिम्मेदार पार्टी है, नेशनल पार्टी है। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति एक आपके नेता कहते हैं उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। एक आपकी बातों से लग रहा है आपको कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, देखिए लोकतंत्र, हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम बूथ बूथ पर हम तो हमारी बात करेंगे कि कांग्रेस मुक्त चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के लिए कांग्रेस की ये जो एके हंगल की स्थिति है, बहुत सन्नाटा है भाई। तो ये जो स्थिति है, ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। कांग्रेस हंगल की स्थिति है। चलिए आप भी थोड़ा सा वो मसालापन ले आए कांग्रेस की चर्चा में। जूही सिंह, और उसके बाद पूरा समय मैं पवन खेड़ा को देना चाहूंगा। कंफ्यूजन क्या है? अभिज्ञान जी, एक तो आपने सही कहा कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस के फुटप्रिंट्स जरूर पूरे भारत में हैं, लेकिन ये भी एक जमीनी हकीकत है कि रीजनल पार्टीज भी स्ट्रांग हुई और अलग अलग जगह रीजनल पार्टी स्ट्रांग हैं। तो कांग्रेस इसमें आंख दिखाने की कोई बात नहीं है। अगर हम जमीनी हकीकत को समझकर, रीजनल पार्टीज में भी एक मेच्योरिटी, एक परिपक्वता आई है कि कांग्रेस के साथ कैसे काम किया जाए और कैसे एक सामान्य स्थापित किया जाए। जो आप कह रहे हैं कि क्यों चेहरा अभी तक उभर के नहीं आया है, क्योंकि कुछ मुद्दे हमें भी सुलझाने हैं। सीट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो पूरे भारत में सीट एडजस्टमेंट में जी साफ साफ आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी और बीएसपी के अलायंस होती है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस क्या करेगी? सिर्फ अमेठी और रायबरेली पे चुनाव लड़ेगी? आप बताइए, ये रियलिटी है क्या? कांग्रेस इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगी? 80 सीटों के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या करेगी? 10 सीट पे चुनाव लड़ेगी?
नेशनल ऑल्टरनेटिव है ये ऑपोजिशन का। अभिज्ञान जी, ये तो हमने जब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था तो उनको करीब 100 सीटें दी थी। तो ये कहना कि कांग्रेस को ये अलायंस 2 सीटों तक सीमित रखेगी कि और ज्यादा देगी, इसी कारण बातचीत चल रही है। और चुनाव के पहले एक प्री पोल अलायंस उभर के आएगा। जरूर लोग पूछेंगे कि आपका साझा कार्यक्रम क्या है, उसमें रीजनल मुद्दे भी होंगे, उसको हम नेशनल इंटरेस्ट से कैसे इंटरट्वाइन करते हैं वो भी होगा। इसलिए शायद थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन जब सामने आएगा तो एक पूरा खाका सामने आएगा। और ये चुनाव हम क्यों बनाए प्रधानमंत्री के, ठीक है? आप और कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह से असफल साबित हुआ। मैं अभी भी इस धारणा को उत्तर प्रदेश को देखते हुए कहता हूं कि अगर अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ते तो इससे कहीं बेहतर करते। तो पहली चीज कि आपका रिश्ता तो वैसे ही धराशायी हो गया। अब आपको दूसरा रिश्ता जो करना है वो बीएसपी के साथ करना है, तो कांग्रेस की स्पेस क्या बचेगी? सीधी सीधी बात तो मैं पूछ रहा हूँ। साझा कार्यक्रम वगैरह तो अभिज्ञान जी ये सोच की बात है। आपको लगता है कि, या किसी और को भी लग सकता है कि हमारा रिश्ता या हमारा चुनाव लड़ना केवल अलायंस की वजह से हमारे, लेकिन और भी कई फैक्टर्स थे जो इंटरनली हम भी देख चुके हैं और कांग्रेस भी देख चुकी है। कांग्रेस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और बीएसपी से हमारी दोस्ती है। तो जरूर एक अच्छा विकल्प उभर के आएगा। पवन खेड़ा, पूरा समय अब आपके लिए। पहली बात, क्योंकि आप खुद विद्वान आदमी, सियासी बारीकी और मैं आलोक मेहता की अनुमति से पूछ रहा हूं, आपको तकरीबन 3.5 गुना सीटें चाहिए आज की यथास्थिति में 44 सीट से, अगर आप एक बड़े सिर्फ ऑपोजिशन के हकदार बने, क्योंकि लोग आपकी तरफ देखेंगे। जैसे मैंने कहा, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी आप हैं। कहां से ये चीज उभर कर आएगी? और अगर कांग्रेस को लोग कमजोर परसीव करते हैं, कमजोर की धारणा रखते हैं, तो लोग तो फिर आपसे बार्गेन करने की कोशिश ज्यादा करेंगे, आपका साथ तो कम देंगे। मैंने आप सबकी बात सुनी जी। कांग्रेस को एक आंतरिक द्वंद्व से गुजरना पड़ा। 44 सीटों का सदमा था, बहुत बड़ा सदमा था। मेरे को इसमें मानने में कोई इनकार करने लायक स्थिति में नहीं हूं मैं। एक बात आत्ममंथन में निकल कर आई और बार बार हमने ये समझा, हमारे बुजुर्गों से भी सीखा कांग्रेस में, कि कांग्रेस जब संघर्ष करना बंद कर देती है और हर दशक में अपने आप को री इन्वेंट करना बंद कर देती है, अपने आप को वापस परिभाषित करना बंद कर देती है, क्योंकि हर दशक में एक नई पीढ़ी आती है। उस नई पीढ़ी से कांग्रेस अपने आप को कनेक्ट करने में असफल रही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे बड़े नेता थे, हम सब थे, हम भी हंसते थे भारतीय जनता पार्टी वालों पर और अरविंद केजरीवाल वाले जो पार्टी के लोग थे। क्या ये सोशल मीडिया लगा रखा है, ये क्या ट्विटर से चुनाव जीतेंगे, ये क्या फेसबुक लगा रखी है। लेकिन हमें समझ में बाद में आया कि ये सब नए हथियार हैं। एक हथियारों की बात है। दूसरा, मैंने जैसा आपको कहा कि अपने आप को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता बार बार हर पार्टी को, हर संगठन को रहती है। आपने कहा प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, मुझे आपकी ऑपोजिशन पार्टी पे बड़ी प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। प्रिंसिपल पार्टी है, ऑपोजिशन में ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी। 206 से हम 44 पर आए। नहीं, ठीक है, 206 से क्या प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है? आपका सपना हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल चाहते हैं प्रोफेसर साहब की पार्टी एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बनकर उभरे 2019 में, और बिल्कुल उभरेंगे मेरे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम 206 से लुढ़क कर 44 पर आए, उसमें हमें कोई ज्यादा समय नहीं लगा। 2009 में 2004 से बेहतर किया था। 5 ही साल में हम लुढ़के। तो इन 5 सालों में 2 कारणों से हम ऊपर वापस से उभरेंगे। एक कारण जो एक्सटर्नल है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खामियां, और खामियां अनेक हैं, एक नहीं अनेक हैं, हम गिनाने में अब शायद सफल भी होने लगे। दूसरा, जो हम स्वयं अपनी पार्टी के भीतर क्या कर रहे हैं। 2004 की तस्वीर में वापस जाता हूं, आलोक मेहता की मौजूदगी है। ना सोनिया गांधी की इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत थी, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बीजेपी और उनके मैनेजर्स को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने इंडिया शाइनिंग की घोषणा कर दी। मतलब वो मानकर बैठे थे कि जब सोनिया गांधी स्वतः निकलकर अपनी कन्विक्शन से उस तरह का चुनाव लड़कर, और आपको भले वो प्रधानमंत्री बनी नहीं मिली, वो सब अलग बहस है, आपको जीत के कगार पर ला सकती है, आपके साथ बाकी लोग जुड़ सकते हैं। आप सोनिया गांधी 2004 में कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं लाई थी, समझिए। तो अभी इतना क्यों कंफ्यूजन? कंफ्यूजन न तब था न अब है। जो तब था वही अब है। तब भी हम यही आइडेंटिफाई कर रहे थे
कि हमारी राजनीति किस विचार पर होनी चाहिए, किन मुद्दों पर होनी चाहिए। उस वक्त आप तो बाकी नेताओं की बात करें, हमारी अपनी पार्टी के बड़े नेता बोलते थे कि हमारे पास कोई नेता नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कद का, और उसके बाद वो झटका जो उन्हें लगा। आज भी कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारे नेतृत्व को, कोई बात नहीं। और आज और उस वक्त के दौर में एक बड़ा अंतर आ गया है। 24/7 टेलीविजन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आज टेलीविजन और सोशल मीडिया नेताओं का एजेंडा सेट करने लग गया है। मैंने आपको पूरा समझ लिया। मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आऊंगा और चिंतामणि साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और आलोक मेहता के पास आऊंगा। अब देखिए, दो चीजें, पवन जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ये बात तो सच है कि दुनिया बदली है, हमारे आसपास का माहौल बदला है और बहुत सारी बातें इसमें नाचने गाने की नहीं है, खुश होने की नहीं है, बल्कि चिंता की है। क्योंकि आज जो हथियार कोई पार्टी इस्तेमाल कर रही है, कल उन्हीं के ऊपर वही हथियार इस्तेमाल होगा। तो ये सबको इस देश में सुनना और समझना चाहिए। ये कहां पर कांग्रेस अपनी पहचान को ढूंढ रही है, आलोक मेहता बताएंगे एक ब्रेक के बाद। तो जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा था, ये बहस कांग्रेस पर है। मेरे 4-5 पॉइंट्स बहुत साफ है कि क्या 2019 में पीएम उम्मीदवार पर आम सहमति की बात कांग्रेस की एक मजबूरी है। मेरा दूसरा पॉइंट है, अभी तक विपक्ष कोई चेहरा क्यों नहीं ढूंढ पाया। बहुत सारे चेहरे हैं विपक्ष में, जैसे जूही सिंह जी ने कहा। मेरा तीसरा पॉइंट है, राहुल गांधी के पीछे हटने के बावजूद एक बड़ी एकजुटता क्यों नहीं नजर आ पा रही है। मेरा चौथा पॉइंट है, क्षेत्रीय दलों के अपने टकराव है, क्या वो एकजुट होकर लड़ पाएंगे। और मेरा आखिरी पॉइंट है, क्या जो कांग्रेस कर रही है वो उसकी कुर्बानी है या मौजूदा की सबसे बड़ी मजबूरी। आलोक मेहता, कांग्रेस की पहचान, सेक्युलर है कांग्रेस, धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस तो सब जानते, लेकिन कांग्रेस की पहचान का धर्मनिरपेक्ष तो लालू यादव भी हैं और अखिलेश यादव भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, मायावती भी हैं। तो मेरा पॉइंट है, पहचान का कंफ्यूजन क्या है। कुछ बातों से मैं पवन के इत्तेफाक रखता हूं कि माहौल बदला है, एक नए किस्म के मीडिया का इंटरफेस शुरू हुआ है, उसका इस्तेमाल जैसे हमने सोशल मीडिया के कार्यक्रम में कहा था, कांग्रेस ने सबसे देरी से किया, बीजेपी और केजरीवाल पहले उसका इस्तेमाल अपने लिए कर चुके थे। पहचान की इनकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए विज्ञान जी, सबसे बड़ी, चूंकि पवन जी ने खुद ही मान लिया है कि अभी भी हम खोज रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के हम आ गए। आप बताइए, चुनाव आप कब हार गए? 2014, 2018 खत्म होने की तरफ जा रहा है, अभी आप ये तय नहीं कर सकी है पार्टी। ऐसा नहीं कि राहुल जी तब नहीं थे। मेरा ये कहना है कि जिस दिन आप विरोध में आते हैं, जब आप सड़क पर आते हैं, मान लीजिए हम और आप कोई काम करते हैं, जिस दिन हमें लगे कि आज हम ये काम नहीं करेंगे, तो हम अगला कदम सोचते हैं ना। हम नौकरी करते हुए भी करते हैं, नौकरी न करते हुए करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, और मैं इसलिए आपको फिर से कहूंगा, 77 के बाद कुछ महीने लगे, मैंने तब भी इंदिरा जी का इंटरव्यू किया था जब पावर के बाहर थी। तो उस समय वो कहती मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, 2-4 महीने लगे और फिर जो मैदान में उतरी वो, उनका तो पानी, उस समय तो उनका पानी तक काट दिया था। राहुल गांधी जी का कोई पानी नहीं काटा, सालों से इलेक्शन उनका बगीचे का पानी काट दिया जनता पार्टी ने। मैं भी बता सकता हूं कि 1 साल पहले मूड बन जाता है, अगर सरकार को हटाना है तो तकरीबन 1 साल पहले 4 साल में आप ये नहीं थे। अब दूसरा, सेकुलरिज्म की जो बात आपने कही, हाँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब सलमान खुर्शीद जी, बल्कि उनके तो परिवार रहा है, मुस्लिम अच्छे बुद्धिजीवी में से रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की नेताओं में जो भी बुद्धिजीवियों को बुला के बैठक कर रहे हैं, उसमें कमी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, ये स्वाभाविक है, आप हमारे आएंगे, आप कहेंगे अरे आप ही का घर है, आप ही की पार्टी है, लेकिन उसका मैसेज किस तरह जा रहा है, किन लोगों को बुलाया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हीं की पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं अल्पसंख्यक, वो कहते हैं अरे भाई बताइए किनको बुलाया, हमसे तो कभी पूछा नहीं गया। तो आपका संकट है कि आप ये नहीं है, कभी कोई कहेगा आप जनेवी पहन लीजिए, तो आप न सेकुलरिज्म हो पा रहा है, ना आप ब्राह्मण होकर के जनेवी दिखा पा रहे हैं। तो ये जो संकट है, ये अब तक नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो ये आलोक जी, आदर के साथ कह रहा हूँ, मुद्दों की तलाश नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल माफ कीजिएगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत पुरानी पार्टी हैं, हमें मुद्दे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हर दशक 1.5 दशक में कांग्रेस ने भारत के साथ अपने आप को वापस से रीअलाइन किया था। नेहरू जी ने अगर राष्ट्र निर्माण से शुरू किया तो इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्सेस अबॉलिश किए, राजीव जी ने मॉडर्नाइजेशन की बात की, एकदम पूरा लिबरलाइजेशन। अपनी ही कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीतियों को एकदम पीछे रख दिया, क्योंकि उनका एरा समाप्त हो चुका था उन नीतियों का। और अब जो है, हमारा क्या स्लोगन होना चाहिए, स्लोगन का मतलब ये नहीं कि क्या नारा होना चाहिए। आलोक जी समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेसिस क्या है हमारी राजनीति का आने वाले 10 या 20 सालों का?
हमें आज के लिए नहीं सोचना, हम सिर्फ अपनी पार्टी और अपने चुनाव के लिए नहीं सोचेंगे, अगले 10 या 20 सालों में देश के लिए क्या दिशा होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है सोचना। देखिए, मैं पवन खेड़ा साहब की तो नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस आज मति भ्रम की स्थिति में है, बहुत भ्रमित पार्टी है और हर मुद्दे पर आप देखिए कि अंदर एक नेतृत्वहीनता और डिसीजन मेकिंग में बहुत संकट है। आप सर्जिकल स्ट्राइक में देखिए, पहले 4 घंटे में कुछ होता है, फिर कुछ आता है, फिर अगले दिन कुछ और स्टैंड होता है। आप देखिए जीएसटी के विषय पे अंदर कुछ स्टैंड आता है, बाहर कुछ स्टैंड होता है। कांग्रेस की विश्वसनीयता आज लगभग खत्म हो गई है। फिर आप देखिए कि नोटबंदी के विषय पर पहले कुछ स्टैंड आता है, फिर कुछ स्टैंड आता है, फिर स्टैंड बदलता है। फिर ओबीसी के मुद्दे पर अंदर समर्थन किया जाता है, राज्यसभा में विरोध किया जाता है। ट्रिपल तलाक के विषय पर अंदर समर्थन किया जाता है, बाहर विरोध। तो पूरा एक तरफ आप कहते हो कि साहब हम कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है, दूसरी तरफ आप गाय बचाने की बात करते हो, फिर गुजरात में कहते हो कि भाई अल्पसंख्यक वर्गों के आप टोपी पहन के मत आना, आपकी पहचान टोपी पहन करके वोट देने मत जाना। तो एक जो कांग्रेस आज मतिभ्रम की स्थिति में, डिमोनेटाइजेशन पे बोलते हैं हम स्टैंड बदलते रहे, अरे आपके प्रधानमंत्री बदलते रहे, कभी कहते हैं कालाधन चला जाएगा, कभी कहते हैं नक्सली खत्म हो जाएंगे, कश्मीर ठीक हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, चारों खाने चित। मैं क्या एक बात कहना चाहता हूं, देखिए पिछले चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। सही बात है, ये मानेंगे कि उस मुद्दे को चाहे वो सही था गलत था, लेकिन उस वजह से चुनाव में हार का एक बड़ा कारण। हाँ, कांग्रेस की धारणा बनी कि इनकी गवर्नमेंट करप्ट है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। मेरा ये कहना है कि आप श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ गठबंधन करके उतरना चाहते हैं। आप मायावती जी के साथ एक्सप्रेस वाला, मैंने मतलब कितनी रिपोर्ट हमने छापी, जब 95 में भी जब उन्होंने कुछ कांड हुए थे, उन सारे कांड की जानकारी ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेताओं ने फाइल नहीं देखी है, फ्रॉम मनमोहन सिंह जी से लेकर के चिदम्बरम जिनका आप नाम ले रहे हैं। उस सब के बावजूद यदि आप उसी भ्रष्ट जिनके ऊपर आप ही के आरोप थे, अखिलेश यादव जी मायावती जी के साथ इतना लड़ करके आज उनको मायावती जी को नेता मानना पड़े, जूही सिंह जी दोनों स्ट्रेटेजिकल ठीक है कि दलित वोट उन्हें मिलेगा। मैं अखिलेश जी की तारीफ भी कर रहा हूँ कि वो दलित वोट ले रहे हैं, लेकिन छवि भविष्य में क्या बता रहे? जातिगत राजनीति के चक्कर में आप क्या करप्शन को पीछे छोड़ देंगे? पॉइंट हम इसे पवन बहुत जल्दी से बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आज भी 4 साल हो गए बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, बड़े बड़े मीडिया के लोग विपक्ष से प्रश्न करते हैं। लोकपाल बिल जिसके नाम पर आज ये, जिसके ऊपर सवार होकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कहां है लोकपाल? सुप्रीम कोर्ट रोज डंडा मार रहा है, लोकपाल नहीं आ रहा। अचानक हेमंत बिस्वा शर्मा ईमानदार हो गए, जिनका ऊपर व्हाइट पेपर निकाला था 2 महीने पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नामक गंगा में डुबकी लगाई और ईमानदार होकर निकल। पवन खेड़ा, ये गलत है। सरकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने यहाँ पर एक ब्रेक और देखते हैं। नौजवान मैंने इनसे प्रोग्राम से पहले पूछा था कि भाई आप लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बताया हाँ ये करते हैं। क्यों करते हैं और ये क्या कांग्रेस के बारे में धारणा रख रहे हैं? बीजेपी पर जब प्रोग्राम होता है, बीजेपी की चर्चा होती है, आज ये कार्यक्रम कांग्रेस पर। जूही सिंह जी को भी मैं समय दूंगा आलोक मेहता के पॉइंट पर जवाब देने के लिए कि क्या कास्टिस, जातिगत किसी गठबंधन का मतलब है कि भ्रष्टाचार की सारी पुरानी बातों को आप पीछे छोड़ देंगे। इस पे वापस आता हूं एक ब्रेक के बाद। तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे मैंने कहा कि एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, सबको समय के साथ तब्दीलियां लानी पड़ती है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता किसी भी किस्म की सियासत में सरवाइव करने का। नौजवान कैसे देखते हैं? हाँ, कुछ सवाल आप पूछना चाह रहे थे? सर, मेरा सवाल पवन सर से है। सवाल ये है कि कांग्रेस में पीएम कैंडिडेट कौन बनेगा उस पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन यूपीए का 2019 में जो इलेक्शन होगा उनके लिए, उसके लिए उनके पॉलिसीज क्या होंगे, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगे, उनके फॉरेन पॉलिसीज क्या होंगे, उस पर डिस्कशन कुछ नहीं है। हकीकत में कोई अंदर प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा नहीं चल रही, मीडिया में जरूर चल रही होगी। हमारे तमाम प्रस्ताव जो हमारी अधिवेशन होता है उसमें इकोनॉमिक थे, सोशल थे, हर एस्पेक्ट पे थे। पॉलिसी ही पर चर्चा होती है, हर पार्टी में यही होता होगा, मैं नहीं कह रहा सिर्फ हमारी पार्टी में होता है। और चेहरे की चर्चा बात भी मीडिया भी जायज चर्चा करता है, उनके लिए जरूरी है चर्चा करना, लेकिन नीतियों पर ही चर्चा चल रही है। 2019 में हम क्या लेकर जनता के सामने जाएंगे? एक कहावत है, एकता में बल है। अभी कांग्रेस पार्टी में वो एकता नहीं दिख पा रही है, तो क्या आपको लगता है 2019 में ही वो बल आ पाएगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए नौजवान कितने मासूम और कठोर प्रश्न पूछते हैं। वो कह रहे हैं आपकी पार्टी में पहले एकता दिखाई। हमारी पार्टी में तो अब सही प्रश्न है ना? राजस्थान उदाहरण है। मैं आपकी बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेटा आपने जो बोला बिल्कुल हर पार्टी के लिए जायज है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एकता में बल है। कांग्रेस पार्टी में ये समस्या थी, 2015-16 तक भी थी। जब समझ में आया कि लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है,
अब लड़ना है तो आपकी बात वाली सही है कि एकता में ही बल है। अब जाकर ये स्थिति है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं मीडिया कर्मी कुछ भी कहें, मीडिया कर्मी कुछ भी कहें, इनकी मत सुनना। हम लोग बिल्कुल एक होकर लड़ रहे हैं। आलोक मेहता 10 सेकंड में एकता है, मैं इसीलिए नहीं है, यही मेरा दुख, मैं दुर्भाग्य कहना चाहिए। जो एक बड़ी पार्टी में होना चाहिए था वो अभी इतने व्यक्तिगत, इतने कटुता है कि आप जैसे कहते हैं ना विरोधी पक्ष में शायद कम हो, उससे ज्यादा कटुता मैं कुछ नेताओं को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो मतलब होता है ना, और जिनको आपस में ले करके, और जिनको इन राज्यों में चुनाव है कम से कम आगे 2-3 राज्यों में। राहुल गांधी का बलिदान देना, ये क्या बीजेपी के लिए नीति है या अभी वो सक्षम नहीं है देश को चलाने के लिए? देखिए, ये सारी बहस मीडिया में हो रही है। बहुत स्पष्ट हमारा स्टैंड था, यदि हमारी संख्या आई तो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, नहीं आई तो फिर नंबर्स के हिसाब से देखा जाएगा। इसमें कोई किसी को बहस करने की है ही नहीं आवश्यकता। हिंदुस्तान में सर चेहरे को भी वोट दिया जाता रहा है, तो जैसे राहुल गांधी जी कभी एकदम तरीके से आते हैं और स्पष्ट तरीके से वार करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, और कभी एकदम गायब हो जाते हैं और वो मुद्दे कहीं खो से जाते हैं। जिस तरह का कैंपेन एक राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए चलाया गया, उस कैंपेन के बावजूद अगर वो व्यक्ति यहां अड़ा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, मैं उस आदमी को सलाम देता हूं कि अगर मुझे कोई सुबह से शाम तक गाली देता रहे, हर प्लेटफॉर्म पे गाली देता रहे, मैं बाहर निकलूं मेरी हंसी उड़े, उसके बाद भी अगर मैं तैयार हूं कुछ उसूलों को लेकर, कुछ आदर्शों को लेकर, किसी विचारधारा की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हूं, तो उस आदमी को तो मैं जिताना, ही डिजर्व्स टू विन। क्या भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहेगा या जातिगत अंकगणित हावी रहेगा चुनाव के नतीजे? जातिगत समीकरण हावी होने से ही नुकसान हो रहा है। होना चाहिए भ्रष्टाचार अकेला नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए कि कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, इन सारे मुद्दों को मिला करके। जूही सिंह जी, यहां पर आपको भी लाऊंगा, उसके बाद चिंतामणि साहब से, कि आप लोगों के लिए क्या प्राथमिकता है? जातिगत समझौते कर कर अंकगणित सुधारना, सरकार लाना, या देश के सामने करप्शन पर कोई स्टैंड लेना, भ्रष्टाचार पर एक रुख रखना? प्रायोरिटी क्या है आपकी, प्राथमिकता क्या है? बहुत ऑनेस्टली जातिगत समझौते तो हर पार्टी एक लेवल तक करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, लेकिन अभी जो युवाओं की बात आपने खुद कन्वे की, बिना एक क्लियर सब करती है, लेकिन बिना एक क्लियर आर्थिक प्रस्ताव या अगर विदेश नीति, आज जनता भी समझदार होगी। अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो दोनों साइड्स हैं। हम टीडीपी अगर प्रस्ताव लाई भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इनकी अलायंस पार्टनर थी, वायदा खिलाफी उसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट उभर के निकला। अगर कोई पार्टी कुछ कह रही है और अगर अपनी स्पष्ट नीति नहीं उजागर कर रही है चुनाव से पहले, तो उसको वोट नहीं मिलेगा। और ये भी एक परसेप्शन है कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, वो भ्रष्ट नहीं है, मायावती भ्रष्ट है। तो इस परसेप्शन को अगर ये निकल के आ रहा है तो नेताओं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि परसेप्शन तो परसेप्शन होता है। ब्रेक लूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, लोकपाल की बात आदरणीय पवन जी ने कही। देखिए, लोकपाल के लिए संविधान में लिखा है कि प्रतिपक्ष का नेता होना चाहिए। अब इनकी प्रतिपक्ष के नेता इतनी सीट नहीं आई, तो 500 से करीब 55 सीटें हो तब ये विपक्ष के नेता हो पाएंगे, और नेता नहीं हो पाएंगे तो वहां बैठा स्पेशल इन्वाइटीज करके बुलाया मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाते, तो अगर कहीं बाधा है लोकपाल में तो वो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की तो नियत साफ है, आप विपक्ष के नेता के तौर पे नहीं आ सकते। दूसरा मैं लोकपाल का जवाब दिया। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा, पवन खेड़ा जी ने बड़े नेतृत्व की बात की, और कांग्रेस का नेतृत्व आज ऐसा हो गया, पिछलग्गू के अगर बड़ी धूप में भी अगर राहुल गांधी जी कहे कि बड़ी बारिश है तो ये छाता लेकर के आ जाएंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बिल्कुल अलग है बीजेपी। हाँ, देखिए, हमारे यहाँ तो कलेक्टिव लीडरशिप है, हमारे यहाँ तो ये भी देखिए फिर वही बात, हमारे सारे अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कार्यकर्ता से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं में से चुन करके आते हैं, जिनको कोई कह नहीं सकता नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से आते हैं। सर, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि 2014 में आपने सोशल मीडिया को इग्नोर किया था, 4 साल हो गए सोशल मीडिया को, अब तो देख लिया सोशल मीडिया की पावर, और आज भी आप बोल रहे हैं कि आपके अध्यक्ष राहुल गांधी का सोशल मीडिया पे मजाक बन रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं सर? अब तो कहाँ बन रहा है, अब तो हम ठीक कर देते हैं। अभी सर 3 दिन पहले राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब आप परेशान मत हो पवन जी, आपने कहा अब हम जवाब दे देते हैं अच्छी तरह से। सर, राहुल गांधी जवाब देते हैं, हम खुद ट्रोल नहीं करते हैं, खुद ट्रोल नहीं करते, लेकिन ट्रोल्स को बर्दाश्त भी नहीं करते। सर, राहुल गांधी जी ने ठीक कर देते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी 3 दिन पहले एक्सेप्ट किया ना कि पप्पू, और फिर मोदी जी को उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया 3 दिन पहले सोशल मीडिया। ऐसी हिम्मत दिखाने वाला व्यक्ति, बहुत बड़ी बात, जो खुद
ये ऐसी हिम्मत तो एक बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति को हो सकती है, जिसने अच्छी तरह समझ लिया, सामने आकर बोल रहा है कि आप मुझे भले कुछ भी कह दीजिए लेकिन मैं अड़ा रहूंगा। सर वो तो ओपन ये होता है। नहीं 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 नहीं, ओपन आप क्या मतलब सोशल मीडिया एक ओपन स्पेस है, बिल्कुल अगर बीजेपी के लिए खुला हुआ है तो वो कांग्रेस अरे के लिए भी खुला हुआ है। आप इतना इनोसेंट तो नहीं है जितने आप बन रहे हैं, इतने मासूम नहीं हो सकते कि इतनी ओपन स्पेस है। आपको मैं ले चलता हूं, दिल्ली में 4 बेसमेंट्स हैं बड़ी बड़ी, जिसमें इनकी पार्टी के उद्योगपति वहां खर्चा करते हैं, पूरे कंप्यूटर लेके बैठे हुए। तो मैं आपको बताता हूं वहां क्या, और हमारे पास इतना पैसा नहीं, माफ कीजिएगा। कांग्रेस 10 साल राज किया भारत में। पवन खेड़ा, एक सेकंड, कांग्रेस का उद्योगपतियों से कभी रिश्ता नहीं रहा? रिश्ते अलग बात है, हाँ, ऐसा दर्द का रिश्ता नहीं है जैसा इनका एक दूसरे को। चलिए अब मेरी एक ब्रेक, एक उसके बाद थोड़ी हमारी और पवन खेड़ा साहब की भी चर्चा हो, क्योंकि पवन खेड़ा साहब ने 2 पॉइंट रखे। पवन खेड़ा साहब ने कहा कि साहब ऐसा है, जबरदस्त कैंपेन चल रहा था, अब तो हम रोक देंगे साहब। अच्छा, अब आप रोक देंगे, आप एडमिट करें, पहले चल रहा था। एक मिनट, अब आप कैसे रोक देंगे? इस बात पे मत शुरू करिएगा। ठीक है, एक मिनट, मैं वापस आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई जबरदस्त कैंपेन चल रहा था राहुल गांधी साहब जी के खिलाफ, और जनरली उनकी छवि को खराब करने के लिए अब वो उससे लड़ रहे हैं, और अब उसको वो बदल देंगे। जैसे आपने सवाल पूछा कि भाई सोशल मीडिया तो सबके लिए खुला हुआ है, आपके लिए भी खुला हुआ है, अब पवन खेड़ा साहब मान रहे हैं कि वो उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये सब नहीं है कि सोशल मीडिया खुला है या नहीं खुला है, और राहुल गांधी की छवि में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां तक रहा मीडिया का प्रश्न और आलोक मेहता की मौजूदगी में मैं उत्तर देना चाहूंगा, सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिस्से का मीडिया के साथ काम करती हैं। तो ये दलील मेरे गले तो उतरना बहुत मुश्किल है कि खाली इस बार किसी एक पार्टी के लिए काम हो रहा होगा मीडिया में, मैं नहीं जानता, लेकिन सब अपने अपने हिस्से से करती है। कांग्रेस को भी पूरी आजादी रही है मीडिया से अपने रिश्ते कैसे बनाने और बदलने के। आखिरी पॉइंट पर फिर हम यही एक मुद्दे पर आएंगे, जिस प्रोग्राम का मूल विषय है वो ये है कि क्या विपक्ष अगले 3 महीने में, मैं जानबूझकर 3 महीना कह रहा हूं, 3 महीने में कोई अपना चेहरा और आधार सामने रख पाएगा। 3 महीने मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। नवंबर के बाद आप सब जानते हैं राज्यों के चुनाव हैं, और उसके बाद देश जनरल इलेक्शन के फेज में होगा। हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से मैंने पहले कहा कि 3 महीने के समय में, मूलतः अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बड़े चुनाव हैं, क्या देश विपक्ष का चेहरा, गठबंधन, विजन, जैसे आपने कहा, नीति, ये सब जान पाएगा? जूही जी, बहुत कम वक्त है, फाइनल कमेंट्स आपसे। अभिज्ञान जी, आधार और पॉलिसी जरूर जान पाएगा, चेहरा हम पहले भी कह चुके हैं कि हम डिसाइड करेंगे इलेक्शंस के बाद, लेकिन एक प्री पोल अलायंस और उसका आधार क्या होगा, कौन कौन पार्टीज उसमें होंगी, ये जरूर जनता के सामने हम रखेंगे। ये जरूर। आलोक जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई एक चेहरा ये तय हो पाएगा, बल्कि मेरा एक और शंका मुझे लगती है कि उससे पहले ही, जैसा मैं पहले कह रहा था, आप चाहे आरोप लगा दीजिए कि साहब सीबीआई को आप उपयोग कर रहे हैं, कि प्रवर्तन निदेशालय को कर रहे हैं, हम जहां बैठे हैं, या मीडिया को फलाना कर रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि यदि और कुछ, जैसे कहते हैं, फाइलें खुलने लगी, तो जो घटक दल जिसको कहते हैं, जो बाद में अलायंस बनने वाला है, उनके भी नीचे आधार कहीं कमजोर होने का खतरा भी है। बहुत जल्दी से फाइनल देखिए, कोई एकता संभव नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों में, और मैं तो कहता हूं पिछले 20 सालों में 10 अलायंस सरकारें इस देश ने देखी है, और बहुत कड़वा अनुभव सरकार जनता का है इस तरह की अलायंस सरकारों को लेकर के। बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं, इसमें 6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की अलायंस सरकार है। लेकिन उसके पहले आप देखिए ना, 13 दिन सरकार चली, 13 महीने सरकार चली, देवगौड़ा की चली, उसके बाद 10 सरकारें ऐसी है जो 20 साल में जो तरह तरह के सहयोग से बनी है। वो काला दौर देश ने देखा है। अब मजबूत और सशक्त सरकार चाहता है, जो केवल माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और हम 300 प्लस से जीतेंगे। ठीक है। हाँ, पवन खेड़ा साहब, देखिए, मैंने जानबूझ के 3 महीना कहा है, क्योंकि नवंबर में आप सब जानते हैं देश के 2 बड़े पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट राज्यों में चुनाव होने, और उसके बाद सीधे आप जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे वो मुद्दे, और हमारा उसमें क्या उत्तर रहेगा, क्या नीतियां रहेंगी, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर, छोटे व्यापारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, हम वो अपना एजेंडा लेकर जरूर सामने आएंगे। चेहरों की बात, मुझे नहीं लगता कि ये अभी सही समय है चेहरों की अभी बात करना। हमारी संख्या रही तो हमारे नेता स्पष्ट हैं। ठीक है,
अंत में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालांकि हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था बहुत सशक्त है और बिल्कुल अलग है, लेकिन व्यक्ति विशेष के आसपास चुनाव होते रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्यों चेहरा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं तो क्या ये आ रहे हैं, जैसे आलोक मेहता और आप सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे। इसलिए ये बहस मेरे हिसाब से यहां खत्म नहीं हो रही। बहुत दिलचस्प होगा देखना कि अगले 3-4 महीनों में, 3 महीना मैंने अपनी तरफ से कहा है, क्या वाकई तस्वीर देश के सामने विपक्ष की निकल कर आती है। हम जरूर इस पर वापस एक बार और बहस करेंगे। फिलहाल मेरी ओर से शुक्रिया।